हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। दो कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझने वाले जो कि बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। देखिए, ध्यान से देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे निगेटिविटी एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी भी एटम का, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में समझेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे और ये रिएक्शन में किस तरह से रिएक्शन को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, इन सभी चीज को समझेंगे। तो बात करते हैं 1931। अब ध्यान से देखेंगे कि पार्टिकल नेचर जो था वो 1897 इलेक्ट्रॉन का से 1924 तक इसे पार्टिकल नेचर माना गया था इलेक्ट्रॉन को। और 1924 के बाद 2 साल बाद डेट इज 1926 में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया और ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव्स के जैसा एज वेल एज पार्टिकल्स। ओके, तो पार्टिकल और वेव के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बिहेव करता है। तो 1931 में पॉलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लुइस पॉलिंग, और आपको ये ध्यान में रखना होगा। इन्होंने डिफाइन किया किसको, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिफाइन किया किसने, पॉलिंग ने। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम एज ए टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ व्हेन combined in a compound। मतलब कि अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, सपोज कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात किया हम लोगों ने, HCl। तो चूंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसा नहीं है कि ये इक्वल वे में दोनों न्यूक्लियाई के साथ शेयर है, डेट इज हाइड्रोजन के साथ भी और क्लोरीन के साथ भी। इस केस में क्या होता है कि जब दो अलग अलग एटम, अलग अलग की बात कर रहे हैं, शेयरिंग करते हैं, तो उसमें से कोई एक एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन वेव को जो है, जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है, अपनी ओर खींच लेता है। ये एक टेंडेंसी है जिसके कारण जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट होगा उस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, या पार्शियल पॉजिटिव, जो कम होगा उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वली शेयर होगा दोनों न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा टाइम, एक इलेक्ट्रॉन, सपोज ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये हमारा क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ ज्यादा देर तक रहेगा, तो क्लोरीन पे मतलब अगर राउंड ज्यादा करेगा, इधर ध्यान समझना इस चीज को, क्योंकि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन को भी राउंड कर सकता है ऐसे ऐसे, और शेयरिंग है जैसा कि हम लोगों ने देखा था, और क्लोरीन को भी राउंड कर सकता है, चारों तरफ घूम सकता है। लेकिन अगर ज्यादा टाइम तक क्लोरीन की तरफ रहेगा तो इस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन spend more time around one atom, the atom will have a delta minus charge and consequently the other atom will have a delta plus चार्ज। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सट्रीम केस की अगर हम बात करें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ अगर क्लोरीन के चारों तरफ घूमने लगता है तो प्योर आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ
कैसे और कितना खींचता है। जनरली स्मॉल एटम, जो स्मॉल एटम होता है, ध्यान से समझेंगे, स्मॉल एटम, जो छोटे एटम होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली देन लार्जर वन। मतलब अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, स्ट्रांगली, स्ट्रांगली देन लार्जर वन। मतलब देखिए ऐसा इसलिए होगा कि जो छोटा एटम है उसका, अगर ये छोटा एटम है, ठीक है, और न्यूक्लियस इसका है और ये छोटा एटम है, और एक कोई बड़ा एटम सा, बड़ा सा एटम है सपोज, और भी बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा बड़े एटम के लिए और छोटे एटम के लिए कम होगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें आर छोटा होने के कारण छोटे वाले जो एटम होंगे वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। साथ में ये चीज ध्यान रखना है कि जो एटम है नियरली फिल्ड शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसा एटम जिसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो पूरा का पूरा फिल नहीं है, आउटर मोस्ट शेल पूरा का पूरा फिल नहीं है बट नियरली फिल है, एक दो इलेक्ट्रॉन की कम हो रहा है जिससे कि वो ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा है, उसका टेंडेंसी अधिक रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन खींचने का, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस चीज का, उस एटम का अधिक रहेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, तो और जो स्पार्सली फिल होगा, स्पार्सली फिल्ड होगा जिसका आउटर मोस्ट सेल, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाएं तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा कि जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, जैसे ब्रोमीन, साथ में ऑक्सीजन, सल्फर, इन सभी का जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के आउटर सेल को फुल करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम जाकर देखें तो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मेटल है और इसके आउटर मोस्ट सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट अगर ग्रुप है फर्स्ट ए तो एक इलेक्ट्रॉन होगा और सेकंड ग्रुप है तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को किसी कारणवश अपने सेल से निकाल देता है तो ये ऑक्टेट को पूरा कर लेगा, तो स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड में भी ले सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड जो कि 17 ग्रुप में है या 16 ग्रुप में है, उससे क्या होता है, कम होता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का होता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा है, इस डेटा को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब सबसे अधिक अगर बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में या किसी भी दो एटम जिसमें एक फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा कि जो बॉन्ड पेयर है उसको अपने तरफ पूरा खींचने की कोशिश करेगा। सिमिलरली क्लोरीन की 3.0 है, ब्रोमीन का 2.8 है। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का 3.5 है, नाइट्रोजन का 3.0 है, कार्बन का 2.5 है, हाइड्रोजन का 2.1 है, लिथियम का 1.0 है, सोडियम का 0.9 है, बेरिलियम का 1.5 है। तो ये थोड़ा सा डेटा आपको ध्यान में रखना होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम रिलेटिवली कैसे अपने तरफ खींचेगा वो डिपेंड करेगा दोनों एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पे। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस।
जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बॉन्ड पेयर, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या होगा, मूव कर जाएगा, डेट इज पोलराइज कर जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। तो सपोज कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाया, तो हम लोग डॉट फॉर्मूला लिख सकते हैं और हम लोगों ने लिखा भी है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे H और F से। अब चूंकि 1931 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कवरी हुआ, उस टाइम में इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया, वेव। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक वेव का, इलेक्ट्रॉन के वेव का क्लाउड है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, फिलहाल ये समझते हैं कि दोनों जो है इक्वल है, मतलब इस तरह से क्लाउड होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ओके, लेकिन ये बॉन्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हाइड्रोजन न्यूक्लियस से भी उतना ही फोर्स से है जितना कि फ्लोरीन से, अगर दोनों इक्वल शेयर करता। बट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन है ये कुछ ज़्यादा ही एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, अगर फ्लोरीन का देखें तो 4.0 और हाइड्रोजन का देखें तो 2.1, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा टाइम तक फ्लोरीन न्यूक्लियस की तरफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से आपको दिखा सकते हैं। सपोज तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास बहुत ही कम, बट अगर हम फ्लोरीन के पास देखें यहाँ पे, तो फ्लोरीन के पास डेंस इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा। ओके, तो धीरे धीरे फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये पोलराइज हो गया। इसके कारण हाइड्रोजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और फ्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसे चार्ज सेपरेशन जो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड में, तो ऐसे बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ऐसे होगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, और हम लोग यहाँ से कलर चेंज कर लेता है। सो ये हो गया हमारा। ठीक है, जिधर टेल है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एरो की तरफ निगेटिव चार्ज, राइट। सो जो पोलराइजेशन है इलेक्ट्रॉन का, डेंसिटी का, इसको इस तरह से हम या तो इस तरह से दिखा सकते हैं या तो इस तरह से दिखा सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड toward itself is referred as electronegativity. So an electronegative element attract electrons and electropositive elements donate them, जैसा कि अभी हम लोगों ने सोडियम के केस में देखा। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या होता है यहाँ पे, पोलैरिटी। तो इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, डाइपोल। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और फ्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि चार्ज सेपरेशन हो गया पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का। कहने का मतलब है सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जिसके कारण ये क्या बना, डाइपोल बना। ओके, तो हम लोग डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं डाइपोल मोमेंट। ओके, ध्यान समझेंगे, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं म्यू से ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि म्यू इज इक्वल टू वट एवर द चार्ज सेपरेशन, कितना, वट एवर द चार्ज अकर्ड एट एटम, क्योंकि दोनों में एक डेल्टा पॉजिटिव है दूसरे में डेल्टा नेगेटिव होगा। सो दिस चार्ज इज कॉल्ड ई and distance between the charge separation. Okay, so this is d, so mu is equal to E into d. Hence we can say that the dipole moment of a molecule is equal to charge E, either the positive or negative charge, कुछ भी हो सकता है,
since they must be equal multiplied by distance between center of charges. क्लियर? इसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब देखिए, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट क्या होता है? डी बाई होता है, DEBYE, जिसका सिंबल डी होता है। और ये डी बाई कैसे होता है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ध्यान से रखना या यहाँ पे, क्योंकि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ESU में यहाँ पे लेते हैं, दैट इज 4.80 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रो कूलम्ब में नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, ये चार्ज हो गया। और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में होता है। सो डिस्टेंस जो टिपिकली डिस्टेंस होता है वो 10 to the power -8, ठीक है, 10 to the power -8 ये लगभग टिपिकल डिस्टेंस होता है और ये सेंटीमीटर में होता है। इसका मतलब ये है कि जो डाइपोल मोमेंट जनरली कंपाउंड का होगा वो जो होगा वो लगभग हमारा कह सकते हैं इसको हम लोग कितना मल्टीप्लाई करके कि ये जो है 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -10 और -8, इट इज -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। और इसे हम लोग कहते हैं ESU और सेंटीमीटर को अगर 1 डिवाई कहें, कहने का मतलब है कि 1 डिवाई इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -18 ESU centimeter. Hence, we can say that the above dipole moment of the compound mu is equal to 4.8 D. सो यहाँ पे D डिवाई की वैल्यू को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। तो ये कब होगा? जब हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर में क्या होगा? जिसका एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अलग अलग हो। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं HF, HCl, HBr, बहुत सारे कंपाउंड निकल के आएंगे, ठीक है। वाटर भी आएगा इसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, अमोनिया भी आएगा इसमें, NH3 का। तो बहुत सारे कंपाउंड आएंगे जिसमें हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम के बीच में होगा। कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि अगर हम बात करें Cl और Cl दैट इज Cl2, तो ये नॉन पोलर होता है। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट क्लोरीन का होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकेंड क्लोरीन का होगा। और जो सेंटर ऑफ चार्ज है दोनों इक्वल वे में फोर्स, दोनों न्यूक्लियस इक्वल वे में फोर्स लगाएगा अपोजिट टू ईच अदर। तो ये क्या होगा? कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो ये सब कंपाउंड जिसमें चार्ज डेवलप नहीं होगा, हालांकि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे नॉन पोलर। ऊपर में गलत कर दिया, नॉन पोलर कंपाउंड, और यहाँ पे पोलर कंपाउंड होगा, इसको ध्यान में रखना। ये जो है नॉन पोलर मैंने लिख दिया, यहाँ पे पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स क्या होता है इस चीज को हम लोगों ने समझा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फॉर्मल चार्ज का। इसका फॉर्मल चार्ज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेविस फॉर्मूला को लिखने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।